friends, thanks for giving us this much response. It means a lot for us. As we promised to give you buys, let's start without any delay. So today we are going to discuss cost control and cost reduction. इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर ICI एग्जाम में 2-2 मार्क्स के लिए पूछता रहा है. So these topics may be considered as important. Now ICI एक नया ट्रेंड लेकर आए हैं जिसमें वो 1-1 मार्क्स के लिए 8 क्वेश्चन फ्रेम करते हैं एंड उसके बाद कहते हैं आइडेंटिफाई वेदर इट इज कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन. सो इन दोनों टॉपिक्स के बीच में कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अदरवाइज यू मे not gain those 8 marks and 8 marks considered as 20% of our total marks. तो क्या मैम अगर हम ये टॉपिक अच्छे से कर लेते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो क्या हमारे पास होने के चांसेस 20% से बढ़ जाएंगे? एग्जैक्टली आई एम सेइंग द सेम. सो लेट्स स्टार्ट विद कॉस्ट कंट्रोल फर्स्ट. कॉस्ट कंट्रोल इम्प्लॉइज रेगुलेशन ऑफ कॉस्ट बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन. कॉस्ट कंट्रोल हमेशा टॉप मैनेजमेंट से लगाया जाता है. फॉर दिस पर्पस executives are given some target with which the actual costs are compared with the standard to know the performance. Hence, it involves continuous comparison of actual with the standard to regulate the actual results. Means that the executive are provided with some yardsticks known as standard or budget with which the actual cost and performance are compared to ascertain the degree of achievement made. Means it involves continuous comparison of actual with a standard to regulate actual cost. हमेशा ही एक स्टैंडर्ड जो सेट किया जाएगा उससे एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर करते रहना है क्योंकि हमें जो स्टैंडर्ड एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू मतलब टॉप मैनेजमेंट ने जो एक स्टैंडर्ड कॉस्ट अप्लाई करने को बोला है, जो स्टैंडर्ड कॉस्ट लगाने को बोला है, कॉस्ट कंट्रोल करते करते हमें एक्चुअल कॉस्ट को उसी स्टैंडर्ड तक लाना होगा. यही कॉस्ट कंट्रोल का मेन मुद्दा होता है. उसके बाद में कॉस्ट कंट्रोल की जो टेक्निक्स होती हैं वो 2 टेक्निक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम यही तो करते हैं कि हमने एक कॉस्ट लगाया उसके बाद उसको कंट्रोल किया. और स्टैंडर्ड जो भी है, क्योंकि अगर हम कॉस्ट को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम ये डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग प्रॉपर या अप्रोप्रिएट मैनर में चल रहा है या नहीं. उसके बाद में बजटरी कंट्रोल में हम लोग बजट चेक करते हैं कि हमारे एक्चुअल कॉस्ट एज पर डिजायर्ड बजट या एज पर एक्चुअल जो स्टैंडर्ड है वो एज पर एक्चुअल है या नहीं है. ये सब हम लोग कंट्रोल करते हैं. तो ये कॉस्ट कंट्रोल की 2 टेक्निक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल. उसके बाद कॉस्ट रिडक्शन की बात करते हैं. व्हाट इज कॉस्ट रिडक्शन? इट इज द अचीवमेंट ऑफ रियल एंड परमानेंट रिडक्शन. द पॉइंट टू बी नोटेड ओवर हियर, रियल एंड परमानेंट रिडक्शन इन यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर की जो कॉस्ट में रियल एंड परमानेंट रिडक्शन होता है उसको कॉस्ट रिडक्शन कहते हैं. कॉस्ट कंट्रोल में क्या होता है, एक टारगेट दिया जाता है और उस हिसाब से एक्चुअल को टारगेट के अकॉर्डिंग एक्चुअल को टारगेट तक के लाया जाता है और टारगेट के अकॉर्डिंग एक्चुअल को कंट्रोल किया जाता है. लेकिन कॉस्ट रिडक्शन में कोई टारगेट नहीं दिया जाता है, इसमें रियल एंड परमानेंट रिडक्शन किया जाता है. अब ये कैसे किया जाता है ये यहाँ पर स्कोप में मेंशन है. उसके बाद इट कंटिन्यूसली अटेम्प्ट टू अचीव जेन्युइन सेविंग ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एटसेट्रा. इन सारी चीज़ों पर हम जेन्युइन जब सेविंग लेकर आते हैं उसको हम कॉस्ट रिडक्शन का नाम देते हैं क्योंकि हमें कोई कंट्रोल नहीं करना बट हम रिड्यूस कर रहे हैं. रिड्यूस कैसे कर रहे हैं यहाँ स्कोप में मेंशन है. ओके मतलब ये यहाँ पर कोई भी टारगेट या स्टैंडर्ड एक्सेप्ट नहीं करता है. इट रैदर चैलेंज द standard or budget continuously to make improvement in them. That's why what is written over there, it written that it attempts to excavate the potential saving buried in the standby continuous and planned effort. तो ये हमेशा जो पोटेंशियल सेविंग अगर दिख रही है एक्चुअल कॉस्ट में वो हमेशा उसको रिड्यूस करते 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 इतना रिड्यूस कर देता है कि जो हमारा कॉस्ट रिडक्शन है वो रियल एंड परमानेंट हो जाता है. उसके बाद में हम बात करते हैं कॉस्ट कंट्रोल की. कॉस्ट कंट्रोल के प्री रिक्विजिट. कॉस्ट कंट्रोल करने से पहले क्या क्या देखना चाहिए? इफेक्टिव डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. विदाउट इफेक्टिव डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कॉस्ट कंट्रोल शुडंट बी डन क्योंकि फिर पता नहीं चलेगा कि मैनेजर एक्स ने किया है या मैनेजर वाई ने किया है. अगर प्रॉपर डेलीगेशन होगा तभी पता चलेगा कि कॉस्ट कंट्रोल का बेनिफिट किसको जाना चाहिए. क्योंकि हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में यही तो देखते हैं कि कॉस्ट कंट्रोल किसने किया, तो अगर प्रोडक्शन मैनेजर ने किया तो उसको बेनिफिट दो, अगर परचेस मैनेजर ने किया तो उसको बेनिफिट दो. इसलिए इफेक्टिव डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बहुत ज़रूरी है. इसके बाद रेगुलरली रिव्यू सिस्टम. रेगुलर रिव्यू ज़रूरी है क्योंकि अगर हमने पहले कहा है कि 200 रुपीज़ कॉस्ट होनी चाहिए, उसके बाद में हम एक्चुअल कॉस्ट 200 है और हमने कहा है कि स्टैंडर्ड 160 होनी चाहिए,
तो एक्चुअल कॉस्ट 200 को स्टैंडर्ड कॉस्ट 160 तक लाने के लिए बार बार आपको अपने जो सिस्टम अप्लाई कर रहे हैं कॉस्ट कंट्रोल का, उसको रिव्यू करते रहना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा वो एक्चुअल में रिड्यूस हो भी रही है या नहीं। उसके बाद में अग्रीड प्लान टू सेट ऑब्जेक्टिव एंड गोल। एक प्लान, जो भी गोल या ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर होने चाहिए, और उसके लिए एक प्लान अग्रीड होना चाहिए बिटवीन कंपनी एंड द एम्प्लॉयज, क्योंकि एम्प्लॉयज ही हैं जो कॉस्ट कंट्रोल में हमारा हेल्प करते हैं। अगर वो एम्प्लॉयज कॉस्ट कंट्रोल में हेल्प नहीं करेंगे, वो सजेशन नहीं देंगे या वो उस प्लान को फॉलो नहीं करेंगे जो एक्चुअली में कॉस्ट कंट्रोल के लिए बनाया गया, तो फिर जो उसका ऑब्जेक्टिव वो कभी मीट आउट नहीं हो पाएगा। ऑब्जेक्टिव हमेशा क्लियर होना चाहिए कि हम कॉस्ट कंट्रोल कर क्यों रहे हैं। हमें अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी घटानी है या कॉस्ट कंट्रोल हम इसलिए कर रहे हैं कि हम अपने राइवल से compete नहीं कर पा रहे हैं, कंपटीशन इतना हाई है कि उसमें कॉस्ट कंट्रोल करना ज़रूरी है, अदरवाइज हम अपनी जो इंडस्ट्री है उससे आउट हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स के अंदर कवर होती हैं, तो इसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद मोटिवेशन टू रीच गोल। अब हर एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते रहना चाहिए कि वो उस टारगेट को अचीव करे। जैसे हमारे एग्जांपल में 160 था, 160 स्टैंडर्ड कॉस्ट है, तो हर एम्प्लॉय को मोटिवेटेड रहना चाहिए कि 200 को 160 तक लेकर आना। अब कैसे लेकर आना ये उनकी जिम्मेदारी है। तो मोटिवेशन टू रीच गोल होना चाहिए, सारे प्री रिक्विजिट्स हैं। उसके बाद टाइमली एंड एफिशिएंट रिपोर्टिंग। हमेशा ही रिपोर्टिंग करते रहना चाहिए एम्प्लॉय को, अपने टॉप मैनेजमेंट को, क्योंकि ये एक्शन टॉप मैनेजमेंट से लिया जा रहा है, तो उनको प्रॉपर टाइमली एंड एफिशिएंट मैनर में रिपोर्टिंग करते रहना चाहिए। उसके बाद स्कोप ऑफ कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन के स्कोप से आईसीआई ने सिर्फ स्टडी मटेरियल में 4 क्वेश्चन बना दिए। तो अगर एसएम आरटीपी और एमटीपी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट का भी करते हैं, बट यहाँ पर हम इसको थियोरिटिकली मतलब कॉन्सेप्चुअली भी इसको अच्छे से समझ लेंगे, तो इससे हमारे जब प्रैक्टिकल सामने आएगा वो इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले कॉस्ट रिडक्शन का स्कोप क्या है? प्रोडक्ट डिज़ाइन। प्रोडक्ट डिज़ाइन में कैसे हम इसको कॉस्ट रिडक्शन के स्कोप को ले सकते हैं? प्रोडक्ट डिज़ाइन में जैसे हम प्रोडक्ट की डिज़ाइन को चेंज कर दें, जैसे कोई भी हमारा एक जो प्रोडक्ट है वो अगर रेक्टेंगुलर शेप का है और हम जो उसके लिए पैकिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो ओवल शेप का है या सर्कुलर शेप का है, तो साइड साइड में उसमें कुछ स्पेस बच जाएगा, तो उसके वो स्पेस को हम हटा सकते हैं, मतलब अपने पैकिंग मटेरियल का जो डिज़ाइन है उसको चेंज कर सकते हैं, या प्रोडक्ट का जो डिज़ाइन है जो रेक्टेंगुलर हम बना रहे हैं उसको हम ओवल शेप का कर सकते हैं। इससे हमारा वो प्रोडक्ट उस पैकिंग मटेरियल में फिट भी हो जाएगा और उससे हमारे जो प्रोडक्ट को डैमेज होने के चांसेस हैं वो भी कम हो जाएंगे। तो और इससे अगर वो हमारी कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाए, क्योंकि वो हमारा पैकिंग मटेरियल है वो उस प्रोडक्ट की शेप के हिसाब से है, तो इससे कॉस्ट रिडक्शन यहाँ पर हो सकता है। उसके बाद में अगर कोई भी हम सब्स्टिट्यूट मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो वो चीपर सोर्स से ले आ सकते हैं। कोई भी हम अगर प्रोडक्टिविटी जैसे लेबर कॉस्ट में कई बार होता है कि प्रोडक्टिविटी इडल बैठे हैं, तो वो हम प्रोडक्टिविटी उसकी इंक्रीज कर सकते हैं, टाइम ऑफ ऑपरेशन रिड्यूस कर सकते हैं और स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हैं अपनी प्रोसेस का। ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट डिज़ाइन में कवर होती हैं। उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को कैसे मैनेज करें कि प्रोडक्ट की कॉस्ट रिड्यूस हो। ऑब्वियसली कॉस्ट रिडक्शन में क्वालिटी हैम्पर नहीं होनी चाहिए, तो इसके लिए जो सजेशन दिए गए हैं वो ये दिए गए हैं कि कोई भी डाउट या फिक्शन के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, उसको रिमूव कर दो। उसके बाद में फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक फंक्शन हर एक डिपार्टमेंट की सेट कर दो, सो दैट ये ना हो कि पता चला कॉस्ट रिडक्शन तो हुआ, उसके बाद में मैनेजर एक्स कह रहा है मैंने किया, मैनेजर वाई कह रहा है मैंने किया, या अगर कोई गलती होती है तो मैनेजर एक्स कह रहा है मैनेजर वाई की गलती, मैनेजर वाई कह रहा है मैनेजर एक्स की गलती। तो ऐसे में कॉस्ट रिडक्शन तो एक किनारे हो जाएगा, पहले उन लोग के बीच में झगड़ा सुलझाना पड़ेगा, तो इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए। उसके बाद में फैक्ट्री लेआउट इक्विपमेंट। अब कई बार होता है इक्विपमेंट के कॉस्ट में या उसके लेआउट में हम लोग को कॉस्ट रिडक्शन के कई चांसेस हो जाते हैं, मतलब कि जैसे कॉस्ट रिडक्शन बाय एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट ऑफ मेन मटेरियल एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फैसिलिटी अवेलेबल। जैसे कि पहले होता था कि सारे काम मैनुअली होता था तो ज़्यादा मैन मटेरियल की ज़रूरत होती थी, मटेरियल की नहीं मैन की ज़रूरत होती थी, तो ज़्यादा मैन लगाकर हम थोड़े कम मैन की ज़रूरत होती है, क्योंकि अब ऑटोमेटेड मोड पर काम होता है, तो उसके लिए यहाँ पर कॉस्ट रिडक्शन के कई चांसेस निकल सकते हैं। उसके बाद में प्रोडक्शन प्लान प्रोग्राम एंड मैथड। तो प्रोडक्शन प्लान प्रोग्राम एंड मैथड पर हम अगर अच्छे से वर्क करें तो यहाँ से कॉस्ट रिडक्शन बहुत सारा हो सकता है, क्योंकि
पहले होता था ट्रेडिशनल वे में प्रोडक्शन प्लानिंग की जाती थी, बट अब प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए हम नए नए वेज ले आए हैं, तो न्यू एंड डायनेमिक मीन्स, तो यहाँ पर कॉस्ट रिडक्शन ज़्यादा हो सकता है। उसके बाद में आप एक्चुअली व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल, इसको अच्छे से पढ़ते हैं। तो काफ़ी सारे तो हमने पहले ही कवर कर लिया है, बस इसको एक बार देखेंगे और ये कंप्लीट हो जाएगा। तो कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है? ये रियल एंड परमानेंट रिडक्शन होता है इन यूनिट कॉस्ट। और कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है? एक्चुअल विद द स्टैंडर्ड टू रेगुलेट एक्चुअल कॉस्ट। कॉस्ट कंट्रोल करके हम जो एक्चुअल कॉस्ट है उसको स्टैंडर्ड तक लाते हैं। ये रियलिस्टिक सेविंग होती है और ये टेम्पररी सेविंग होती है, क्योंकि हम किसी एक प्रोजेक्ट के लिए तो हमने कॉस्ट कंट्रोल कर ली, लेकिन बाद में फिर अगर प्रोडक्ट वो वाला प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया, उसके बाद में फिर कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इसलिए ये टेम्परेरी सेविंग फॉर एनी पार्टिकुलर प्रोडक्ट या पार्टिकुलर प्रोजेक्ट हो सकता है। इसमें क्वालिटी, क्वांटिटी एंड यूटिलिटी, सारी करेक्टरिस्टिक ये सारी रिटेन किया जाता है। इसमें क्वालिटी मेंटेन हो पाएगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसमें कोई टारगेट नहीं दिए जाते हैं, लेकिन कॉस्ट कंट्रोल में टारगेट दिए जाते हैं, या डिस्ट्रिक्ट मेंटेन किए जाते हैं, वेरियांसेस इन्वेस्टिगेट किए जाते हैं, और उसके लिए जो भी प्रॉपर सजेशन या जो भी रेमेडियल एक्शन अवेलेबल हैं वो सारे हमें देखने पड़ते हैं, तभी तो कॉस्ट कंट्रोल होगी, वरना कॉस्ट तो हमेशा ही उतनी रहेगी जितनी वो एक्चुअली है। उसके बाद में कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ क्रिटिकल एग्जामिनेशन इंक्लूड एनालिसिस एंड चैलेंजेस ऑफ स्टैंडर्ड इन कॉस्ट रिडक्शन, whereas in cost control it is through compliance with standard only. It is completely a dynamic approach, क्योंकि इसमें बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ता है, इसमें भी दिमाग लगाना पड़ता है, but it is comparatively less dynamic, यूनिवर्सली एप्लीकेबल टू ऑल एरियाज। हाँ, अगर कॉस्ट रिडक्शन करना है तो ये बिजनेस के सारे एरियाज पर लगाना पड़े, क्योंकि हमें हर जगह पर जहाँ भी पोटेंशियल सेविंग हो रही है, पोटेंशियल सेविंग के एरियाज जहाँ भी दिख रहे हैं, वो सारी एरियाज पर हमें कॉस्ट रिडक्शन करना है। लेकिन कॉस्ट रिडक्शन सिर्फ वहाँ करना है जहाँ पर लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी दो स्टैंडर्ड है सेट। सिर्फ जहाँ जहाँ से बताया कि आपको इतना करना है और जो स्टैंडर्ड सेट कर रहा है उस हिसाब से बस कॉस्ट कंट्रोल करके उसे कंप्लीट कर देना है। ये लेस एम्फेसिस ऑन प्रेजेंट कॉस्ट एंड लार्जली ऑन फ्यूचर कॉस्ट। प्रेजेंट कॉस्ट पर कम है, बट फ्यूचर कॉस्ट पर इसका ज़्यादा फोकस है, क्योंकि फ्यूचर में इसको कॉस्ट रिडक्शन करना है। फ्यूचर में क्यों करना है? क्योंकि इसको रियल एंड परमानेंट रिडक्शन लेकर आना है, इसलिए ये प्रेजेंट कॉस्ट पर करता है। और पास्ट बिहेवियर और कॉस्ट, क्योंकि पास्ट बिहेवियर पर इसलिए करता है क्योंकि हमें एनालिसिस करना, और प्रेजेंट पर इसलिए करता है क्योंकि हमें अपने पार्टिकुलर किसी प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट के लिए हमें कॉस्ट को कंट्रोल करना है। इट्स ए करेक्टिव मेजर, क्योंकि हमें पहले जो हमारी कॉस्ट थी वो हमारे हिसाब से ज़्यादा थी, इसलिए हमने कॉस्ट रिडक्शन का टारगेट अचीव करना है। और जो भी इसमें कोई टारगेट सेट नहीं किया जाता, कॉस्ट को हमें रिड्यूस करना इन ऑर्डर टू अचीव सम डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। लेकिन जो कॉस्ट कंट्रोल होता है ये प्रिवेंटिव मेजर होता है, क्योंकि हमें किसी पार्टिकुलर प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट के लिए कॉस्ट को मेजर करना है, कॉस्ट को कंट्रोल करना है, इसलिए उस प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट को बनाने से पहले करना होगा। एक बार हम लोग जल्दी से इसको देख लेते हैं जिससे ये और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो कॉस्ट कंट्रोल एक एग्जीक्यूटिव एक्शन है और ये हमेशा कंपेयर किया जाता है स्टैंडर्ड से, और इसकी जो टेक्निक है वो स्टैंडर्ड एंड बजटरी कंट्रोल है। वेयरएज इन कॉस्ट रिडक्शन इट्स ए परमानेंट एंड रियल रिडक्शन, और ये हर उस जगह पर लगाया जाता है जहाँ पर पोटेंशियल सेविंग्स हो हमारी कॉस्ट को रिड्यूस होने की। उसके बाद ये प्रीरिक्विजिट है इफेक्टिव डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, रेगुलरली रिव्यू सिस्टम, अग्रीड प्लान टू सेट ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स, मोटिवेशन टू रीच गोल, टाइमली एंड एफिशिएंट रिपोर्टिंग। उसके बाद में जो हमारा कॉस्ट रिडक्शन का स्कोप है वो 4 जगह से कॉस्ट रिडक्शन मेनली होता है। इसके अलावा भी कॉस्ट रिडक्शन के ढेर सारे स्कोप है, लेकिन जो मेनली 4 है वो है प्रोडक्ट डिज़ाइन से, क्योंकि प्रोडक्ट के डिज़ाइन को चेंज करके कॉस्ट हमेशा रिड्यूस की जा सकती है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन और फैक्ट्री लेआउट, इक्विपमेंट एंड प्रोडक्शन प्लान, प्रोग्राम एंड मेथड। उसके बाद में कॉस्ट रिडक्शन और कॉस्ट कंट्रोल के बीच में जो फ़र्क है वो स्पेसिफिकली पॉइंट्स में मेंशन किया है यहाँ पर। आप चाहे तो इसे अपने बुक में लिख सकते हैं, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, और एग्ज़ाम में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो क्या ही कहने। तो कॉस्ट रिडक्शन में रियल एंड परमानेंट रिडक्शन, यहाँ पर टेम्परेरी ये रियलिस्टिक सेविंग की बात करता है, यहाँ पर क्वालिटी मेंटेन की जाएगा, यहाँ पर कुछ पता नहीं क्वालिटी हो भी पाएगी कि नहीं, यहाँ पर कोई टारगेट नहीं होता है, यहाँ पर टारगेट दिया जाना है, उसके बाद में क्रिटिकल एग्जामिनेशन करना है, यहाँ पर कुछ नहीं पता कि यहाँ पर कंट्रोल करना है, सिर्फ उतना कंट्रोल करना है जितना टारगेट है। यहाँ पर एनालिसिस एंड चैलेंजेस रेगुलरली मतलब कंटिन्यूस जब इम्प्रूवमेंट होना है इसमें
तो कॉस्ट रिडक्शन होना है मतलब यहाँ पे वो वाली लाइन अप्लीकेबल हो जाएगी जो मैंने आपसे कहा है, देयर इज नो लिमिट ऑन द लेवल ऑफ इम्प्रूवमेंट दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड। तो वो कॉस्ट रिडक्शन के लिए बहुत ही फिट है। उसके बाद में फुल्ली डायनामिक अप्रोच, इट्स कंपैरेटिवली लेस डायनामिक and it universally applicable to all areas of business. It doesn't applicable to all areas, it's applicable only to the areas for which standard is set. ये फ्यूचर कॉस्ट पर ज़्यादा एम्फेसाइज करता है और ये प्रेजेंट कॉस्ट पर ज़्यादा एम्फेसाइज करता है। कॉस्ट रिडक्शन फ्यूचर कॉस्ट पर क्यों करता है? क्योंकि उसको फ्यूचर में रियल एंड परमानेंट रिडक्शन लाना है, लेकिन कॉस्ट कंट्रोल को एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट के लिए ही कॉस्ट कंट्रोल करना है, इसलिए ये प्रेजेंट पर ज़्यादा फोकस करता है। ये एक प्रिवेंटिव मेजर है, whereas it is a corrective measure. If you want to discuss more with me, then let me know in the comment section below. For any query, you may DM us